हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो आप सभी को पूरे गेट एकेडमी फैमिली की तरफ से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि गॉसियन से रिलेटेड दो पीडीएफ्स आप डिफाइन कर सकते हैं। एक को आपने नाम दिया रिले और दूसरे को आपने नाम दिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद फिर हमने सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के केस में मीन और वेरिएंसेस की हमने वैल्यूज देख ली थी। तो ज्वाइंट डेंसिटीज को यूज करना आप सीख लिया आपने। तो उससे रिलेटेड कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि उससे रिलेटेड एमएसक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं कभी भी। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं दैट इज, दो कॉन्सेप्ट्स आपको मेनली यहाँ पर देखने हैं। फर्स्ट कंडीशनल डेंसिटीज और सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कोरिलेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो अगर हम देखें कंडीशनल डेंसिटीज, कंडीशनल डेंसिटीज, तो जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। पहले हम कुछ एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इन एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है। तो जैसे आप प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x फॉर गिवन y इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y या x कॉमा y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। इसी कॉन्सेप्ट से आप डिफाइन करते हैं कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन। अगर आपने डिफाइन किया f x फॉर गिवन y x while value of y is say yj is equals to f x y of xy divided by f y of y। या फिर आप लिख सकते थे, अगर आप यहीं पर f y for given x देखें, for value of y आपको नहीं पता लेकिन x की वैल्यू आपको पता है अगर xi, तो ये वैल्यू आप लिखेंगे f x y of xy divided by f x of x। तो ये जो चीजें आपने लिखी हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के केस में लिखा था। अगर इन दोनों ही इक्वेशन से आप चाहें तो इस एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई की मतलब ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते थे आप। या तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता या तो ये वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती। तो यहां से आप अगर लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, या तो हम लिखें एफ एक्स फॉर गिवन वाई एक्स वाई जे इंटू एफ वाई ऑफ वाई, या फिर हम लिखें इसको एफ वाई फॉर गिवन एक्स वाई एक्स आई इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स। ये दोनों ही वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई करेंगी। तो यहां से आप अगर इसको सिर्फ इसकी वैल्यू लिखना चाहें एफ एक्स फॉर वाई एक्स वाई जे, देन इट इज इक्वल्स टू, आप अगर इस इक्वेशन से ही आप वैल्यू लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एफ वाई फॉर एक्स y xi इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई। देखिए हमने सिंपल जो एक्सप्रेशंस थे उन्हीं को हमने यूज किया है। ये आपने लिखा है डेंसिटी फंक्शन। अगर आप कंडीशनल डेंसिटी लिख रहे हैं, यहां पर आप अगर किसको कंसीडर कर रहे हैं एफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अननोन है लेकिन y की वैल्यू आप लिख रहे हैं कि हमें किस केस में x पर x की प्रोबेबिलिटीज चेक करनी है, जब y की वैल्यू एक सर्टेन कोई वैल्यू yj के बराबर है, उस केस में आप अगर ये वैल्यू लिख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं, जैसे इस चीज को अगर आप देखें एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप लिख सकते हैं इट इज इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू yj विथ ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई। दूसरी चीज, जैसे आप अभी हम इसको समझ भी लेते हैं कि क्या लिख रहे हैं हम ये। दूसरी चीज, जैसे आप अगर आपके पास कोई सिंगल रैंडम वेरिएबल होता था तो फॉर सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए आप क्या लिखते थे कि अगर आपको किसी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू x से लेकर x प्लस dx के बीच में चाहिए, तो इस प्रोबेबिलिटी को अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ गिवन हो तो आप इसको लिख सकते थे एफ एक्स ऑफ x इंटू डी एक्स। ये चीज देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हो तो उस कंडीशन में f, अगर हम x की वैल्यू चाहते हैं x से लेकर x प्लस डी एक्स, और उसी के साथ अगर हमें y की भी वैल्यू चाहिए y से लेकर y प्लस डी वाई के बीच, तो ये वैल्यू हमारी कैसी थी आपने लिखा था कि अगर आपको ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन पता हो एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, तो इसको अगर आप डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू x से x प्लस डी एक्स के बीच हो, लेकिन आपको उसके साथ ये गिवन है कि y की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी है, y की वैल्यू yj के बराबर है। तो इस प्रोबेबिलिटी को आप लिखते हैं, अगर आपके पास ये कंडीशनल डेंसिटी है दैट इज x फॉर गिवन y x yj मल्टीप्लाइड विथ, अगर आप इसको
dx से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यूज देख रहे हैं कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। तो अगर इस कंडीशनल डेंसिटी को आप dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अभी जो हमने लिखा, अगर जैसे आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी, कि जैसे आपने कल जो एग्जाम्पल लिया था उसी को अगर हम समझने के लिए यूज कर लें कि आपके पास मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, जिस एक्सिस पर हम ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन देख रहे हैं f(x,y) ऑफ xy। आपके पास जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी वैल्यू, सपोज हमारे पास एक ये y रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज हम y के टर्म्स में लेंगे, एक x है उसके लिए हमारी वैल्यूज हैं x के टर्म्स में। तो अगर हमने मान लिया कि ये जो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, अगर ये हम अपनी ईज के लिए गॉसियन का शेप अगर आपने कंसिडर कर लिया था, तो ये मान लिया हमने कि ऐसा हमारे पास ये कोई गॉसियन एक सरफेस हम बना लेते हैं। ये हमारे पास हमने मान लिया कि एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग ये हमारा जो डेंसिटी फंक्शन है ये गॉसियन शेप का है, ठीक है। आपने इसको ऐसे शो किया था कि अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखा दें तो हम इसको इस फॉर्म में ऐसे एक क्रॉस सेक्शन इसका शो कर देते हैं। जैसे ये x है तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे मतलब ये -x की लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ ये आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं x की वैल्यू x से x प्लस dx के बीच ही वैरी हो, लेकिन y की वैल्यू उस कंडीशन में फिक्स्ड है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो मान लीजिए कि यहां पर कहीं हमने अगर y इज इक्वल्स टू एक पर्टिकुलर वैल्यू ली, दैट इज y इज इक्वल्स टू yj। सपोज ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर y की वैल्यू किसके बराबर है, yj के बराबर है। तो अगर इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई इस x एक्सिस के पैरेलल आप अगर एक लाइन ड्रॉ करें, अगर हमने ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो इस पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो इस पूरे लाइन पर हमेशा आप अगर देखेंगे तो y की वैल्यू कांस्टेंट होगी कितने पर, y इज इक्वल्स टू yj पर ये चीज कांस्टेंट है। तो अगर आप देखें कि अगर आप इस पूरे पर y को आपने फिक्स कर दिया, y की हमारी यही वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू कहीं से कहीं तक भी वेरी कर सकती है। तो उस बीच में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x की वैल्यू x से लेकर ही x प्लस dx के बीच हमारी बस वैल्यू वेरी करे। तो उस बीच में अगर आप यहां पर देखें तो सपोज ये हमारे पास इस टाइप का कुछ, ये अगर मान लीजिए कि आपने इसका एक क्रॉस सेक्शन शो कर रखा है कि हमने यहां से एक कट लगाया है जिससे कि हम समझ सकें कि इसके अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये जो डेंसिटी फंक्शन आएगा, मतलब ये जो आपको एक गॉसियन सरफेस दिखेगा, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस पूरे सरफेस पर क्या है, इस पूरे जो आपको ये सरफेस दिख रहा है, ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है, इस पूरे सरफेस पर y की वैल्यू फिक्स्ड है कितनी, y इज इक्वल्स टू yi फिक्स्ड है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप x की वैल्यू को डिफाइन करें कि x की वैल्यू x से लेकर x प्लस dx के बीच ही वैरी हो, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर कहीं ये पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू है x, और ये पॉइंट है जहां पर अगर x की वैल्यू है x प्लस dx, तो इस बीच में अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या करते हैं आप, प्रोबेबिलिटी जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर रेंज में चाहिए तो यहां से अगर आप इस बीच का जो एरिया होगा, इस बीच का अगर आप एरिया फाइंड कर लें, इसमें अगर x से x प्लस dx के बीच आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो अगर आप इस रीजन में एरिया फाइंड कर लें तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे तो उसको आप अगर इंटीग्रेट करेंगे इस रीजन में तो आप बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा कर्व C है इसका टोटल एरिया 1 हो, लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करना है तो उसका एरिया हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है यही हमारा पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हमें इसको पीडीएफ के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये जो कर्व C है, अगर हम इस कर्व को देखें तो C का जो भी एरिया होगा हम कहेंगे कि ये चीज C इंटू fxy को ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये लिख दें यही चीज हमारी डेंसिटी फंक्शन है तो हो सकता है इसका एरिया 1 हो सकता है एरिया 1 नहीं भी हो। तो अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया C इंटू fxy तो अब यहां से हम fxy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एरिया 1 होगा। तो ये C क्या बता रहा है, इस कर्व के अंदर का टोटल एरिया बता रहा है C। तो देखिए अभी हमने क्या डिफाइन किया कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x की वैल्यू x से x प्लस dx के बीच वेरी करे जबकि y की वैल्यू फिक्स्ड रहे, तो इस y की फिक्स्ड वैल्यू पर जो हमारा गॉसियन सरफेस है, जो हमारे इस fxy ऑफ xy की वैल्यू है, उसका इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं किसके साथ, y इज इक्वल्स टू yi के साथ देख रहे हैं। इस fxy फंक्शन का इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू yi के साथ, ये जो आपको एक कर्व दिख रहा है यही कर्व हमारा उस डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इसका एरिया हो सकता है 1 नहीं हो। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि ये चीज C इंटू इस कंडीशनल डेंसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमेशा इसके अंदर का एरिया कितना होगा, 1 होगा।
तो अगर हमें ये कंडीशनल डेंसिटी पता है तो इसके टर्म्स में आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। आप जॉइंट डेंसिटी निकाल सकते थे एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, ये कंडीशनल डेंसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते, जो आपकी डेंसिटी फंक्शन होता है सिर्फ किसके लिए, वाई के लिए। ऐसे ही आप इसको अगर आपने देख लिया कंडीशनल डेंसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपकी क्या बता रही हैं, जब आपने x की वैल्यू को फिक्स कर दिया है उस केस में y में वेरिएशन देख रहे हैं, अगर आपने y की वैल्यू को फिक्स किया और x में वेरिएशन देख रहे हैं तो इनके टर्म्स में हम ये वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां से अगर आप देखें, अगर आप ये डेंसिटी फंक्शन अगर है और आपने अगर लिख लिया है ये प्रोबेबिलिटी कि x से लेकर x प्लस डी के बीच हो y की वैल्यू yj के लिए हमारे x की वैल्यू, तो इस प्रोबेबिलिटी को अगर आपने इस टर्म के फॉर्म में लिखा है, अगर हम ये जो टर्म है अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपने y की वैल्यू को फिक्स कर दिया उसके बाद x की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी कर सकती है, मतलब अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट कर ले x के लिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो फिर ये वैल्यू हमें कितनी वैल्यू दे देगी, 1 दे देगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने लिखा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है x फॉर गिवन y x yj, ये अगर आप लिख रहे हैं अगर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम देखें ये चीज हमें क्या देगी, तो ये जो टर्म है एफ एक्स वाई, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने लिखी, अभी आपने इसकी वैल्यू को लिखा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई। ये अभी हमने लिखा, यहाँ डिवीजन में y है तो इसलिए यहाँ पर y ही आता है, ये सभी चीजें आपको पता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेने वाले हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू dx, तो x के रिस्पेक्ट में ये चीज कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले सकते हैं, तो इसका बस इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन किसका आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई dx डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई। ये समझ रहे हैं। अगर आप अब इस टर्म को देखें, हमने डिफाइन किया था कि अगर हम जॉइंट डेंसिटी फंक्शन लें और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये हमें CDF देता है फंक्शन y का, रैंडम वेरिएबल y का हमें ये CDF देता है। ये सभी चीजें आप देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो इस चीज को अगर हम लिख लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई एफ वाई ऑफ वाई, इट इज डेंसिटी फंक्शन देगा किसका, अगर आपने ओवरऑल जो आपका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन था अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, ये रिलेशन हमने कैसे देखा था, आप इसको भी एक बार याद कर लीजिए। आपने ऐसे लिखा था कि अगर हमारे पास, अगर हमें देखनी है वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू x से लेकर x प्लस डी के बीच हो, x से लेकर x प्लस डी के बीच हो, लेकिन y की वैल्यू पर अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखा, अगर आपने y की वैल्यू पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से y की वैल्यू अगर y इन्फिनिटी के बीच में वेरी हो रही हो, तो इस चीज को आपने लिखा था कि ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं, y की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन x की लिमिट कहां से कहां तक, x से लेकर x प्लस डी। अब यहाँ पर x1 से x2 कर लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर x1 से लेकर x2 कर लिया तो ये वैल्यू, या फिर मान लीजिए आप कहें कि हमें x की वैल्यू लेस देन x देखना है, मतलब हम यहाँ पर ले लें अगर दैट इज x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू सिंपली x, अगर हमने ले लिया तो ये लिमिट्स भी क्या आएंगी माइनस इन्फिनिटी से x तक, और यहाँ पर आपका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो अब यहाँ से हमने देखा था कि अगर ये चीज हमें क्या दे रही है, इस चीज को हमने कहा था कि ये हमें क्या देगा, एफ एक्स ऑफ एक्स देगा। तो अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल हमें मिलेगा। और क्योंकि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इंटीग्रेशन कैंसिल होकर हमें सिर्फ क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, और ये वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन कैंसिल हो चुका है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो आपके पास सिर्फ y थी। तो आपने ये देखा था कि अगर हम डेंसिटी फंक्शन लें और उसको अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y के रिस्पेक्ट में कर लें इस जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट, तो हमें ये PDF देता है किसका, x का। ऐसे ही अगर आप जॉइंट डेंसिटी फंक्शन लें और उसको x के रिस्पेक्ट में कर लें इंटीग्रेट, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको PDF देगा y का। तो इसलिए आपने ये जो टर्म आ रहा था, इस टर्म को आपने क्या लिखा, एफ वाई ऑफ वाई लिखा, और डिवाइड भी आप किससे कर रहे हैं, आप डिवाइड भी कर रहे हैं एफ वाई ऑफ वाई से, तो इसलिए ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1। तो ये सभी चीजें कंडीशनल डेंसिटीज के लिए बस आपको बस याद रखना है, फॉर्मूले के टर्म्स में जो वैल्यूज हमने लिखी हैं, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में थी वैसे ही वैल्यूज हमारी यहाँ पर भी। अब यहीं पर जैसे आप वहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करते थे, बिल्कुल वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें
इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। अब रैंडम वेरिएबल्स को हम कब इंडिपेंडेंट कहेंगे? तो जब हमारे, अगर हम देखें रैंडम वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो उस केस में जैसे आप लिखते थे कि अगर प्रोबेबिलिटी x ऑब्लिक y, x फॉर गिवन y, अगर ये इक्वल हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x के, तो आप कहते थे कि इवेंट हमारा कैसा है, x और y इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को देख रहे हैं तो x और y इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर वहां पर क्या है आपके पास, अगर f x फॉर गिवन y, x y, सिंपली y लिखें, yj लिखें, y की ही वैल्यू को हम yj से शो कर रहे हैं, तो हम यहां पर सब्सक्रिप्ट यूज नहीं करें अगर, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि अगर ये चीज किसके बराबर हो जाए, fx ऑफ x के बराबर हो जाए। अगर यहां पर कंडीशन नहीं हो ये y पर, और अगर ये चीज सिंपली fx ऑफ x के बराबर मिले, तो हम कहेंगे कि x और y कैसे हमारे इंडिपेंडेंट है। या फिर आप यहां से और ये लिख सकते थे कि अगर हम लिखें f y फॉर गिवन x, x y एंड x, तो ये वैल्यू भी आप इसको क्या लिख सकते थे, ये वैल्यू हमारी f y ऑफ y के बराबर होनी चाहिए। x पर कोई कंडीशन नहीं है, अगर x से इंडिपेंडेंट है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा वो सिंपली डेंसिटी फंक्शन ऑफ y के बराबर होगा। अब ये जो चीज है, आप वैसे इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, आपने अभी इसकी वैल्यू लिखी थी इस कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन की, इट इज f x y ऑफ x y एंड डिवाइडेड बाई f y ऑफ y, ये वैल्यू लिखी थी अभी आपने। या यहां से आपने इसकी वैल्यू लिखी थी y बाई x के केस में आपने ये वैल्यू लिखी थी f x y ऑफ x y एंड डिवाइडेड बाई, आप अगर x के लिए देख रहे हैं तो यहां पर क्या आई थी वैल्यू, f x ऑफ x आई थी। तो इन दोनों ही कंडीशन से अगर आप देखें कि इन दोनों केसेस में अगर ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई होंगे, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे x एंड y आर इंडिपेंडेंट। ये हमने लिख रखा है इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों रिलेशन को अगर आप यूज करें तो ये जो fx ऑफ x है, एक्चुअली इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है x और y तो ये वैल्यू fx ऑफ x के बराबर होगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी थी, लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में ये वैल्यू fy ऑफ y के बराबर होगी। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशन से अगर आप देखें तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है fxy ऑफ xy इज इक्वल्स टू, या तो यहां से देखें तो भी आपको वही चीज मिल रही है fx ऑफ x इंटू fy ऑफ y, या फिर अगर यहां से भी आप देखें तो भी आपको सेम चीज मिल रही है fx ऑफ x इंटू fy ऑफ y। मतलब अगर हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है, आपके पास फिर से ये सेम रिजल्ट आ गया जो आप पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके केस में जॉइंट डेंसिटी फंक्शंस को हम इंडिविजुअल डेंसिटी फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से आपको ये भी चीज पता है, जैसे आप पीडीएफ को लिखते हैं वैसे ही आप सीडीएफ को भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते f x y ऑफ x y, मतलब ये वैल्यू क्या होती, x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x से छोटी हो और y की वैल्यू y से छोटी हो। मतलब इसको क्या लिखते हैं हम डेंसिटी फंक्शन के टर्म्स में, इसको हम लिख सकते थे y के लिए वैल्यू हमारी माइनस इन्फिनिटी से y तक, x के लिए हमारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से x तक, उस बीच में जो आपका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है दैट इज f x y ऑफ x y इंटू dx dy। अब अगर हम कहें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं fxy इज इक्वल्स टू fx इंटू fy। तो आपके पास ये रिलेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू y एंड माइनस इन्फिनिटी टू x। यहाँ पर आपके पास अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो आपने लिख लिया fx ऑफ x इंटू fy ऑफ y इंटू dx इंटू dy। और अगर आपने इसको सेपरेट कर लिया दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू y फॉर fy ऑफ y dy एंड फॉर माइनस इन्फिनिटी टू x fx ऑफ x dx। तो अब ये चीज अगर आप देखें तो ये चीज आपको क्या देती है, यहां से अगर आप देखें तो CDF हमें मिल रहा है किसका, अगर आप PDF ले रहे हैं y का और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू y, मतलब ये आपको क्या मिल रहा है, CDF मिल रहा है y का, और ये CDF मिल रहा है किसका, x का। मतलब इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज fy ऑफ y इंटू fx ऑफ x। तो इसलिए अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उस केस में दोनों ही रिलेशन सेटिस्फाई होंगे। डेंसिटी फंक्शन को भी हम इंडिविजुअल डेंसिटी फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ऐसा सेपरेशन पॉसिबल होगा। ऐसे ही आप CDF को भी अगर देखें तो उसका भी ऐसा सेपरेशन पॉसिबल होगा। तो ये चीजें हमने देख ली हैं किसके केस में, अगर हमारे पास कंडीशनल डेंसिटीज आएंगी तो जैसे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में डील करते हैं वैसे ही हम इनमें भी डील करेंगे। ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब अभी देखिए न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स के लिए मैंने देखा भी कि आपका कमेंट भी था, तो बिल्कुल न्यूमेरिकल्स का लेक्चर रखना है हमें।
लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि वो हम लाइव रखें वो लेक्चर, या फिर मैं इसी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करूँ। तो कलेक्शन तो हमारे पास है काफ़ी क्वेश्चंस का, जिन पर हम बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स में एक आपको न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर बिल्कुल मिलने वाला है। तो आप प्रैक्टिस अपनी बिल्कुल करते रहिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें अभी तक हमने देख ली उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अगर यहीं से हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन करें, दैट इज कोरिलेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन अगर आपको देखना है तो हम उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कोवेरिएंसेस। अभी हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझेंगे कि कोरिलेशन रैंडम वेरिएबल्स के बीच में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टली कोरिलेटेड और इनवर्सली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स हम कब कहेंगे, ये सभी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और कोवेरिएंस फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट अगर हम अपना टॉपिक लें, कोरिलेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक। तो नेक्स्ट हमने हेडिंग लिया कोरिलेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें कोवेरिएंस, देखिए आपको सबसे पहले ये समझना है हमें कि कोरिलेशन की हम जब बात कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एक्सपेरिमेंट आप डिफाइन कर रहे हैं जिसमें x और y दो रैंडम वेरिएबल्स के आउटकम्स के फॉर्म में आप उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बता रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे रीडिंग्स लिए उस एक्सपेरिमेंट के बहुत बार, अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो हर बार x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू आपको मिली। अगर वो डेटा आप कलेक्ट करें और उसको डेटा शीट को अगर आप स्टडी करें तो आपको दिखेगा कि हो सकता है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज हुई हो तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हुई हो, या कुछ रिलेशन आपको x और y के बीच में अगर मिल रहा है तो वहां से हम डिफाइन करते हैं उन सिग्नल्स के लिए, उन रैंडम वेरिएबल्स के लिए कोरिलेशन। तो जैसे अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y अगर हम देखें तो बाय डेफिनेशन इट इज गिवन एज, ये आप लिखते हैं एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ x माइनस म्यू एक्स इंटू y माइनस म्यू वाई, y माइनस म्यू वाई। ये कोवेरिएंस है। जैसे आप अगर देखें इसको हमने, अगर आप लिखते हैं नॉर्मली तो उसको आप सिग्मा एक्स वाई भी नाम देते हैं। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स y माइनस म्यू वाई। ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हैं, आप इसको ऐसे समझे कि ये जो आप एक्सपेक्टेशन लिख रहे हैं, अगर आप वेरिएंस देखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर जिसको आप नाम देते हैं, तो ये वेरिएंस कैसे देखते हैं आप एक्सपेक्टेशन फंक्शन देखते हैं x माइनस म्यू एक्स के होल स्क्वायर का, जिसको आप और क्या समझ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स। तो अगर इस क्वांटिटी को हमने सिग्मा स्क्वायर नाम दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये दोनों x के लिए अगर आपने देखा तो इसलिए अगर हम x के मीन और y के मीन के प्रोडक्ट के मतलब एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं हम x माइनस म्यू एक्स y माइनस म्यू वाई, तो इसको सिग्मा x और इसको सिग्मा y नाम मान करके इसको आप डिफाइन करते हैं किस फॉर्म में, सिग्मा एक्स वाई के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें कि अगर हमें ये एक्सपेक्टेशन फंक्शन की वैल्यू देखनी है, केस 1 अगर हम देखें, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे इन चीजों को। पहले अगर हम लिखें इसको कि x और y अगर हमारे कैसे हों, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स अगर, तो उस केस में अगर ये एक्सपेक्टेशन फंक्शन जो आप लिख रहे हैं दैट इज सिग्मा एक्स वाई, इसकी वैल्यू अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो कैसे फाइंड करेंगे हम, दो रैंडम वेरिएबल्स है तो इनका कुछ ज्वाइंट पीडीएफ होगा आपके पास। तो अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है मतलब इसके केस में जो हमारे पास ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन होगा एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, डेफिनेटली आप इसको लिख पाएंगे किस फॉर्म में, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई के फॉर्म में लिख पाएंगे। दूसरी चीज आपको ये पता है कि जैसे अगर हम लिखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपने लिखा, अगर हमारे पास कभी लिखना हो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं आप, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन आप ले रहे हैं उसकी जो वैल्यूज पॉसिबल है, जो वो वैल्यूज लेगा, तो अगर हमने उसको जी एक्स के फॉर्म में लिखा इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ये देख चुके हैं आप। ऐसे ही अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हो गए तो उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर हम लिख रहे हैं जी, जो किसका फंक्शन है, अगर एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहां पर उसकी जो भी वैल्यूज आ सकती, आप यहां पर अब डबल इंटीग्रेशन यूज करेंगे, एक बार y के लिए इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक बार x के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उस बीच में जो आपका
ये जी एक्स वाई फंक्शन है, इसकी जो भी वैल्यूज आ सकती हैं, रियल वैल्यूज जो भी पॉसिबल हैं, तो उन वैल्यूज को अगर आपने लिखा, सपोज हमने लिख दिया जी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से इनटू जो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन होगा एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये चीजें हमें पता है कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन फंक्शन डिफाइन करना होता तो इस फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम अब इस सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जिसको आपने नाम दिया कोवेरियंस, तो इस कोवेरियंस की वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई। तो आपने इसकी वैल्यू को लिखा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम एक बार y के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक बार x के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और उसके बाद आप ये जो वैल्यू लिख रहे हैं इसकी क्या वैल्यूज होंगी? अगर रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज स्मॉल x आ रही हैं, y के लिए आपने वैल्यूज को अगर स्मॉल y से डिफाइन किया, तो ये जो फंक्शन आपने लिखा है ये क्या लिखा है? जी एक्स वाई जो भी फंक्शन होगा, जैसे हमने जी एक्स वाई ये फंक्शन लिया है, ये x और y का फंक्शन है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी तो उसको आप क्या लिखेंगे? स्मॉल x माइनस म्यू एक्स इनटू स्मॉल y माइनस म्यू y इनटू इसके साथ ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन आपकी, दैट इज एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इनटू डी एक्स इनटू डी वाई। ठीक है, ये हमने अभी इस चीज को यूज किया। यहां पर हमने ये रिलेशन लिख लिया कि अगर हमें इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए जो x और y दोनों का फंक्शन है, तो उस केस में इसकी पॉसिबल वैल्यूज इनटू ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन इनटू डी एक्स इनटू डी वाई। अब अगर आप इसको ब्रेक कर लेंगे तो एक बार ये एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई के फॉर्म में आ जाएगी चीज। तो उसको अगर आप इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू कैसी आ गई? इंटीग्रेशन एक बार हम x के लिए लिख लें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू एक्स इनटू, जहां पर म्यू एक्स क्या है? मीन है x का, म्यू वाई क्या है? y का मीन है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो इनटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y माइनस म्यू वाई इनटू एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। ये ऐसा हम लिख सकते थे। अब अगर आप यहां से देखें इस इंटीग्रल को अगर आप फिर से चाहें तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक बार x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स और एक बार म्यू एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां से अगर हम देखें ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज सिग्मा एक्स वाई, ये वैल्यू हमें जो मिल रही है इट इज, एक बार हमने अगर लिखा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमारे पास वैल्यू है x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू कांस्टेंट है। म्यू आप अगर देखें एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो डेफिनेटली वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाइड विद, इसी तरह आप इसको भी दो इंटीग्रेशंस के फॉर्म में लिख सकते थे, एक बार y इंटू ये वैल्यू, एक बार म्यू वाई इंटू ये वैल्यू। तो मतलब अगर देखें आप तो इसको हमने लिख लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y इंटू एफ वाई ऑफ वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू, फिर से आपका कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, म्यू वाई इंटू एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। तो अगर आप देखें ये जो वैल्यूज मिली है आपको, ये जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, ये जो वैल्यू है x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स से और इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आपको पता है ये चीज आपको क्या देगी? मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जिसको आपने क्या नाम दे रखा है पहले से? म्यू एक्स। ये चीज फिर से आपको दिख रहा है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू म्यू एक्स, मतलब ये वैल्यू भी कितनी है? म्यू एक्स है, तो ये वैल्यू 1 है। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिली सिग्मा एक्स वाई, ये सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिली? म्यू एक्स माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाइड विथ म्यू वाई माइनस म्यू वाई। तो अगर आप देखें तो म्यू एक्स माइनस म्यू एक्स भी 0, म्यू वाई माइनस म्यू वाई भी 0, मतलब ये वैल्यू क्या मिली आपको? 0 मिली। तो यहां से आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है जो हमेशा ही वैलिड है वो आप यहां से लिख सकते हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट हैं तो हमेशा उनका कोवेरिएंस कितना आएगा? 0 आएगा। तो इफ दैट इज इफ रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन ये जो वैल्यू है हमारी सिग्मा एक्स वाई, ये हमेशा ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये हमारी हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच का कोरिलेशन क्या होगा? 0 होगा। अब यहीं पर अगर आप इस चीज को ऐसे भी समझते कि ये जो वैल्यू हमने लिखी एक्सपेक्टेशन फंक्शन के अंदर, आप अगर एक्सपेक्टेशन फंक्शन है तो आपने देखा है कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव अगर बीच में साइंस आ रहे हैं तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब यहां से जो हमारे पास वैल्यू थी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ये जो वैल्यू हमारी सिग्मा एक्स वाई, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई, इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं? दैट इज, अगर हमने इसको ब्रेक किया, पहले आप प्रोडक्ट कर लीजिए, ये प्रोडक्ट क्या आएगी वैल्यू? एक्स वाई
माइनस x इंटू म्यू वाई माइनस y इंटू म्यू एक्स और माइनस प्लस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। अगर आप इस पूरे को एक्सपेक्टेशंस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू, क्योंकि आपका कांस्टेंट है और जानते हैं एक्सपेक्टेशन के बाहर आप ले सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, a इंटू एक्स का जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा। तो इसलिए अगर यहां से म्यू वाई को आप कांस्टेंट कर लें तो म्यू वाई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस यहां से म्यू एक्स कांस्टेंट आ जाएगा तो म्यू एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y एंड प्लस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। अब अगर यहां से देखें तो इसी एक्सपेक्टेशन ऑफ x को आपने म्यू एक्स नाम दिया है, मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये फाइनली क्या एक्सप्रेशन है, एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू वाई इंटू म्यू एक्स। ये वैल्यू आ गई आपके पास म्यू वाई इंटू म्यू एक्स, म्यू वाई इंटू म्यू एक्स। इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस ये म्यू एक्स है और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मतलब म्यू वाई, तो ये फिर से म्यू एक्स इंटू म्यू वाई और प्लस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। तो यहां से आपको दिख रहा है ये एक वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो गई, एक हमारे पास टर्म बचेगा, मतलब फाइनली आपके पास एक और रिजल्ट आ गया कि ये जो आप लिख रहे हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, जिसको आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ही एक्सप्रेशन आ गया। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स अगर है, यहां पर हमने इंडिपेंडेंट की बात नहीं की, हमने इन जनरल अगर हमने बात की, इन जनरल सभी केसेस में ये चीज हमारी इन जनरल ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने अगर पर्टिकुलर केस लिया था कि अगर रैंडम वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट हो तो उनके केस में हमारा जो ये सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आएगी, मतलब जिसको आपने कोवेरिएंस नाम दिया, वो वैल्यू 0 होगी। आप यहां से भी देख सकते थे, अगर रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, मतलब म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। तो इसलिए म्यू एक्स म्यू वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई वैल्यू कितनी आ जाती, 0 आ जाती, वो रिलेशन यहां से भी सेटिस्फाई हो जाता। तो आपको ये समझना है कि अगर हम किसी भी दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए देखें तो हमारा जो कोवेरिएंस आएगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई। अब ये म्यू एक्स और म्यू वाई ये तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब कोवेरिएंस का ज्यादा या कम होना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप देखें यहां से तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का कोवेरिएंस 0 होगा, तो आप इसको समझिए, इंपॉर्टेंट चीज यही है हमारी कि हम ऐसा पहले से देखकर कैसे कह सकते थे कि इंडिपेंडेंट अगर है रैंडम वेरिएबल्स तो उनका मीन जो होगा, मतलब ये जो हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे ये एक्सपेक्टेशन 0 आएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने ये जो वैल्यूज लिखी है, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि x माइनस, या यहां से आप अगर देख लें x माइनस म्यू एक्स, अगर इसकी कोई भी एक वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें इसकी एक वैल्यू आ रही है x1, तो वो x1 वैल्यू हम अगर इंडिपेंडेंट है y और y, x और y अपने आप में, तो इसकी जो वैल्यू x1 आई, हो सकता है कि एक बार इस x1 वैल्यू के साथ इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आई हो, और ये भी हो सकता है कि उसी x1 के साथ इसकी उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज आई हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब ये x माइनस म्यू एक्स की वैल्यू +4 हो, तो हो सकता है कि इस टर्म की वैल्यू कितनी आई हो, -3 आई हो, और ये भी हो सकता है कि एक बार जब ये x माइनस म्यू एक्स की वैल्यू +4 हो तो इसकी वैल्यू +3 आई हो, एक बार -3 एक बार +3, मतलब जो टोटल प्रोडक्ट होगा, हम अगर ये डिफाइन करें कि इफ अब इस चीज को देखिएगा, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, और उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम उस केस में ये देख रहे हैं हम एक एक्सपेरिमेंट को हम जज कर रहे हैं उसके दो आउटकम्स के थ्रू, जो आउटकम्स रैंडम वेरिएबल x और y के लिए हमने डिफाइन किया स्मॉल x और स्मॉल y से। तो उस केस में इफ जो वैल्यूज हैं x और y की वो इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कहें कि y इज नॉट कंडीशनड ऑन x, अगर x की वैल्यू से y का कोई डिपेंडेंसी अगर नहीं है, तो उस केस में अगर हम कहें फॉर वन आउटकम x, अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है x माइनस mx की, अगर हम उस वैल्यू को कहें उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक आउटकम है अगर वो x1 है, इफ दिस x1 ये अगर हम कहें अकर्स विथ सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y माइनस एम वाई, या आप जिसको म्यू वाई से लिख रहे हैं y माइनस म्यू वाई, y माइनस म्यू वाई मतलब जो आपने कैपिटल Y माइनस म्यू वाई जो फंक्शन लिया है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, y माइनस म्यू वाई है। तो अगर हम ये कह रहे हैं
कि जो x माइनस म्यू एक्स था उसकी कोई एक वैल्यू x1 हो सकता है कि वो किसके साथ अगर हो, इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो सेम वैल्यू आप ऐसे लिखें फॉर आउटकम x1 अकर्स, यहां पर अगर हम लिखें समटाइम्स with some positive values of y minus mu y and sometimes with same negative value of y minus mu y, then अगर हम देखें sum of x1 into y minus mu y, इसकी सभी वैल्यूज का जो सम होगा ये सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कई बार ये वैल्यू जितनी नेगेटिव आएगी उतनी ही बार मतलब यही वैल्यूज हमारी उतनी ही पॉजिटिव भी आ सकती हैं इस x1 के साथ। तो जब हम उन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा विल एड अप टू 0। तो ये जो हमारा सम होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सम 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उनके केस में जो कोवेरिएंस आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या हमारा, हमने कोई भी एक डे पिक किया, हमने रैंडमली कोई एक डे पिक किया और हम उस दिन के दो चीजों को रैंडम वेरिएबल मान रहे हैं। दो आउटकम्स हम देख रहे हैं कि उस दिन का टेम्परेचर कितना था और उस दिन आप अगर किसी प्रोडक्ट के सेल की वैल्यू देख रहे हैं। तो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपने कोई एक रैंडमली एक डे सेलेक्ट किया है, उस दिन आपने देखा कि टेम्परेचर कितना है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट की सेल देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमने एक साथ अगर हम 3 एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करें, अगर हमने डिफाइन किया पिकिंग अ डे एट रैंडम, एक डे को रैंडमली पिक करने के बाद हम उसमें जो एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट देखिए क्या हमारा एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट्स लिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हैं, उस डे का जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर इसको हम एक रैंडम वेरिएबल माने x, ठीक है, और इसके साथ हमने इसी एक्सपेरिमेंट में दूसरा क्या माना, अगर हमने माना कि वॉल्यूम ऑफ सेल, जो भी आपका उस दिन का टोटल सेल है, अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ, आप लिख लें कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। एक हमने डिफाइन किया कि हम एक कोई डे पिक कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं उस दिन का टेम्परेचर कितना है और उसके लिए हम देख रहे हैं कि उस दिन कोल्ड ड्रिंक्स की जो सेल हो रही है उसका क्या वॉल्यूम रहा उस पूरे दिन में। ऐसे ही अगर आप एक्सपेरिमेंट 2 में भी एक चीज आप सब में सेम रख लें कि टेम्परेचर ही आप ले रहे हैं, आपने एक डे पिक किया, उसमें आपने टेम्परेचर देखा और उस दिन आपने फिर क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ आपके स्वेटर्स, जैकेट, स्वेटर्स। तो आपने ये सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और थर्ड आप अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसी दिन फिर से आपने एक रीडिंग ली टेम्परेचर की, जिसको आपने नाम दिया रैंडम वेरिएबल x, और दूसरा आप इसको मान लीजिए कि इसको आप रैंडम वेरिएबल नाम दे रहे हैं y, इसको आप नाम दे रहे हैं से z, इसको आप नाम दे रहे हैं, थर्ड जो आप केस ले रहे हैं कि आपने टेम्परेचर देखा उस दिन का कितना था और उस दिन आप देख रहे हैं दैट इज टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी आपने कोई सिटी ले ली, कोई विलेज ले लिया, आपने कोई एक दिन चुना और उस दिन देखा टोटल वहां पर कितने न्यूबॉर्न बेबीज आपको मिले हैं। तो अगर यहां पर मान लीजिए इसको हम नाम दे दें z, या आपने z ले लिया, सपोज इसको हम कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज w। तो इस y की जो वैल्यूज होंगी उसको हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे, जो z की वैल्यूज होंगी उसको स्मॉल z से रिप्रेजेंट करेंगे, इस w की वैल्यू को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने 3 केसेस लिए हैं, हर दिन आप एक कोई दिन चुन रहे हैं, मतलब सभी एक्सपेरिमेंट में आपने कोई रैंडमली एक डे पिक किया है। हो सकता है कि वो सनी डे हो, मतलब हो सकता है कि वो समर का मौसम हो सकता है विंटर हो। तो अगर टेम्परेचर को हमने एक पैरामीटर रखा है, एक टेम्परेचर की वैल्यूज नोट कर रहे हैं और उस दिन की हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल है उसको अगर हम देख रहे हैं, तो आपको ये जो रिलेशन दिख रहा है इनके बीच में, क्या आप इन दोनों को देखकर कह सकते हैं कि रिलेटेड है आपस में? तो आपको देखकर लग रहा है बिल्कुल है। कि अगर हम कहें कि टेम्परेचर अगर मीन वैल्यू से बहुत ज्यादा है, आपकी टेम्परेचर की कोई मीन वैल्यू होगी, मतलब अगर आप पर्टिकुलर देखें कि एक महीने में क्या टेम्परेचर रहता है या एक साल में क्या टेम्परेचर है, तो अगर उस मीन वैल्यू से टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे दिन में गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे हो सकता है कोल्ड ड्रिंक की सेल क्या हो, बढ़ेगी। मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा,
लेकिन मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन यही है कि अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो सेल भी उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा बढ़ेगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां इनवर्स रिलेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर उसके केस में अगर आप देखें तो उस दिन क्या रही होगी, सेल की वैल्यू क्या रही होगी, स्वेटर्स की वैल्यू कम रही होगी, क्योंकि जरूरत नहीं है तो स्वेटर्स की वैल्यूज कम होंगी। अब अगर आप इसको कंपेयर करें कि दिन का कोई टेम्परेचर है, हो सकता है वो मीन वैल्यू से बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, लेकिन आप अगर देखें तो नॉर्मली इस टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है कि कितने बर्थ रेट क्या है उस दिन का, उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तीन जो कंडीशंस आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये एक्स और वाई, ये डायरेक्टली आपको कैसे दिख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सेल भी बढ़ेगी। मतलब अगर आप यहां देखें तो अगर इस x की वैल्यू अगर मीन से जितनी ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेड यही है कि उस दिन की जो ये सेल होगी y की, ये सेल की भी मीन वैल्यू से उतनी हम कह सकते हैं ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इस केस में क्या दिख रहा है आपको, अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा, मतलब अगर उस दिन का जो टेम्परेचर है वो मीन टेम्परेचर से अगर ज्यादा रहा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो हम रैंडम वेरिएबल z ले रहे हैं, ये z की वैल्यू क्या हुई होगी, कम हुई होगी। मतलब मीन से स्वेटर जितना नॉर्मली बिकता है एक एवरेज, उससे कम बिका होगा, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और इस केस में हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई कोरिलेशन हमें नहीं दिख रहा। हम नहीं कह सकते कि अगर बर्थ रेट कुछ भी है तो उसका टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा, ऐसा आप जनरली यहां से आप एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये जो वैल्यूज हैं, अब इनको हम कैसे समझेंगे। जो अभी हमने बात की कि इंडिपेंडेंट अगर हैं तो उनके लिए जो मीन आएगा, जो एक्सपेक्टेशन आएगा सिग्मा एक्स वाई, जिसको आपने कहा एक्स माइनस म्यू एक्स का मल्टीप्लीकेशन विथ वाई माइनस म्यू वाई, उसका एक्सपेक्टेशन फंक्शन। तो आपने ये लिखा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस केस में अगर आप देखें x और y के केस में जिसमें x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ x और y का सिंपली ग्राफ प्लॉट करते, अगर ये x और y की वैल्यूज है तो आप अगर देखें तो इस केस में आपको इस टाइप की कुछ ये वैल्यूज दिखती। इस टाइप से देखने का मतलब है कि आप अगर देखें तो इसमें आपको दिख रहा है कि x में अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी y में भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ये वैल्यू हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो सकता है ये भी कि यहाँ पर जब टेम्परेचर बहुत कम था उस केस में भी यहाँ पर कुछ जगह पर आपको चीजें दिखें। मतलब जरूरी नहीं कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ ठंड के मौसम में ही बिकेगी, कहीं अगर पार्टी है तो उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो डे सेलेक्ट किया उस दिन कहीं कोई वहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज हुई हो जिसके कारण वहां पर ज्यादा सेल भी हो गई हो। तो कंडीशन हम हमेशा मोस्ट प्रोबेबल कंडीशंस देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ भी है ऐसे, लेकिन मोस्टली हमारे पास ये चीजें दिख रही हैं। तो अगर आप इसको देखें, ये तो आपने x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। अगर हम इन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, अगर उसके रिस्पेक्ट में हम यही प्लॉट देखते हैं, तो मतलब अगर हमें ये प्लॉट देखना था किसके रिस्पेक्ट में, x माइनस एक्स बार, मतलब जिसको आप x माइनस म्यू एक्स कह सकते हैं, और ये क्या आपका अगर y माइनस म्यू वाई, मतलब y माइनस, ठीक है इसको म्यू वाई ही लिख लेते हैं, इसको भी हम म्यू एक्स लिख लेते हैं, ये x बार मतलब ये म्यू एक्स है आपका। तो अब अगर आप देखें तो इसी प्लॉट से आपको ये प्लॉट कैसे मिल जाएगा, बस आप इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दीजिए। x एक्सिस में कितना शिफ्ट कर रहे हैं आप, म्यू एक्स से, और y एक्सिस में कितना शिफ्ट कर रहे हैं, म्यू वाई से। मतलब ये जो चीज है यहाँ पर अगर हम कहें कि कोई हमारे पास वैल्यू है म्यू वाई, और यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारे पास कोई वैल्यू है म्यू एक्स, तो ये ओरिजिन अब कहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाएगा, अगर आप इसी के ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ प्लॉट कर दें। मतलब आप अगर देखें तो फिर उस केस में आपको ये जो चीज दिखेगी वो इस टाइप की कुछ आपको चीज दिखेगी। इस टाइप की आपको ये चीज दिखेगी, जो भी आपका सेंटर था आपने उसके अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो ये चीज आपको इस फॉर्म में दिख रही है। तो यहां से भी आप देखकर कह सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो आप इसको देखकर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब ये x माइनस म्यू एक्स अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब ये x माइनस म्यू एक्स आपको नेगेटिव दिख रहा है, ये जो रीजन है इस चीज को आप समझ सकते हैं कि यहाँ x माइनस म्यू एक्स भी नेगेटिव है और x माइनस y माइनस म्यू वाई भी आपको कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। x माइनस म्यू एक्स भी नेगेटिव है, y माइनस म्यू वाई भी नेगेटिव है। इस रीजन में अगर हम देख रहे हैं तो y माइनस म्यू वाई भी पॉजिटिव है इन सभी वैल्यूज के लिए, और x माइनस म्यू एक्स भी क्या हमारा पॉजिटिव है। तो ये जो हम रिलेशन देख रहे हैं कि जब x बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी बढ़ी, तो आप ये डायरेक्टली रिलेटेड अगर हैं तो इस केस में क्या होगा, जो x माइनस म्यू एक्स की वैल्यू होगी और y माइनस म्यू वाई की वैल्यू होगी, ये किसी एक साइन को फॉलो करेगी। मतलब जब ये चीज आपको पॉजिटिव मिलेगी तो ये चीज भी आपको पॉजिटिव मिलेगी, जब ये नेगेटिव मिलेगी तो ये चीज भी आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। एक ये रिलेशन हो गया आपके पास। अब अगर ऐसे ही आप इस केस के रिलेशन को प्लॉट करते, जिस केस में क्या हमारा टेम्परेचर अगर x है और हमारे वॉल्यूम किसका हम देख रहे हैं, सेल का, स्वेटर्स के सेल का अगर वॉल्यूम देख रहे हैं, तो उस केस में हमारा रिलेशन कैसे फॉलो होगा। अगर यही चीज आप यहां पर अगर आप प्लॉट करते कि ये x माइनस एक्स बार या आप कहें x माइनस म्यू एक्स, इसके रिस्पेक्ट में
अगर आप प्लॉट करते z माइनस म्यू जेड, तो इस केस में ये जो वेरिएशन होता, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता तो सेल क्या होती स्वेटर्स की कम होती, जब आपका टेम्परेचर कम होता तो सेल क्या होती बढ़ती। मतलब जो आपको इस टाइप का ये जो आपको दिखा डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में आपको ये चीज अपोजिट दिखती, मतलब इस फॉर्म की ये चीज दिखती है आपको। ये समझ रहे हैं, ये बस मैं बनाने के लिए मैं इसको शो कर रहा हूँ इस फॉर्म में। तो ये चीज आपको क्या दिख रही है, इस टाइप का हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर आप देखें तो इस रीजन में z माइनस म्यू जेड तो पॉजिटिव है, लेकिन आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं x माइनस म्यू एक्स, ये वैल्यू क्या है, ओरिजिन के पहले लाई कर रही है, मतलब नेगेटिव है। तो ऐसे केसेस में जब इनवर्स रिलेशन फॉलो होता है तो उस केस में इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब एक चीज अपनी मीन से जितना ऊपर होगी, आप कह सकते हैं उसी के अप्रोक्सीमेटली दूसरी चीज मीन से क्या है उसमें कम है उतनी। तो इन दोनों का साइन जो है वो साइन क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों का साइन हमें इस केस में डिफरेंट है। अब जैसे आप ये थर्ड केस लेते जिसमें दोनों का कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, तो उस केस में अगर आप यहीं पर प्लॉट करें, से इट इज x माइनस म्यू एक्स और ये आपका w माइनस म्यू डब्ल्यू। तो x माइनस म्यू एक्स और w माइनस म्यू डब्ल्यू अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उस केस में आपको कुछ इस तरह का रिलेशन दिखेगा इनका। ये यहां पर इस टाइप से अगर ये चीजें हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आप अगर देखें तो x माइनस म्यू एक्स इसकी जितनी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए आप एक पॉइंट पर देखें, यहां पर आपने कोई ये पॉइंट सेलेक्ट किया, एक ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये x माइनस म्यू एक्स की जितनी नेगेटिव वैल्यू के लिए लाई कर रहा है, उतनी ही वैल्यू का एक पॉइंट हमारे x माइनस म्यू एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी लाई कर रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, ओवरऑल जीरो आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उस केस में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है x माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाइड विद y माइनस म्यू वाई, वो वैल्यू टोटल एड अप होकर क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी। तो इसलिए हमने एक स्टेटमेंट तो लिख ही लिया कि अगर हमारे सिग्नल जो रैंडम वेरिएबल्स हैं अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली वो कैसे होंगे, अनकोरिलेटेड होंगे, उनका कोवेरिएंस क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो अब यहां से अगर हम कोरिलेशंस का अगर हम उसकी बात करना चाहते हैं तो अगर हम हाईएस्ट कोरिलेशन देख लें, अगर मान लीजिए दो सिग्नल्स के बीच में मैक्सिमम कोरिलेशन क्या हो सकता है, जब दोनों रैंडम वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो। अगर आप कहें y इक्वल्स टू x है तो आप कहेंगे कि हमारे मैक्सिमम कोरिलेटेड। ऐसे ही यही चीज सेम डिग्री ऑफ आप कहें कोरिलेशन आपको मिलेगा अगर आप क्या ले लें, y इक्वल्स टू माइनस एक्स ले लें, या तो y एग्जैक्टली x के बराबर हो या y माइनस ऑफ x के बराबर हो, तो ये मैक्सिमम कोरिलेशन के केसेस हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पोलैरिटी का डिफरेंस बस आएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स के केस में भी। तो अगर आप यहां पर वो दो केसेस को डिस्कस कर लें तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोवेरिएंस x और y का जो हम डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये आ गया, इसी एक्सप्रेशन को तो एक एक्सप्रेशन आप ये अलग करके लिखिए, ये चीज हमारे पास आ गई। इसी को हम सिग्मा एक्स वाई के नाम से भी जानते हैं। उसका रीजन हमने देख लिया कि सिग्मा एक्स वाई क्यों कहते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसी को जब आप इन जनरल ओपन करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई। फिर हमारे पास इसी रिजल्ट से अगर हम देखें कि अगर हमारे x और y इंडिपेंडेंट हैं तो इस चीज को भी हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y लिख सकते थे, जो म्यू एक्स इंटू म्यू वाई होता। इसलिए डिफरेंस उसके केस में क्या आता, जीरो। तो अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो कोवेरिएंस की वैल्यू क्या है, जीरो है। फिर हमने ये देखा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट्स को समझ सकते हैं कि जो दो वैल्यूज हम ले रहे हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं और उनका रिलेशन कैसा है। तो आपने जो इंडिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट के केसेस देखे हैं, इंडिपेंडेंट के केस में तो हमने देख लिया कि वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। डिपेंडेंसी जब हमने देखी तो हमने दो टाइप की डिपेंडेंसी देखी कि हो सकता है दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करें, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली डिपेंडेंसी हो कि एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी वैल्यू भी बढ़े, और ये भी हो सकता है कि डिपेंडेंसी हमारी कैसी हो, एक वैल्यू इंक्रीज हो तो दूसरी वैल्यू उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, मतलब वो चीज अगर डिक्रीज हो रही हो। तो आपने ये दो केसेस देख लिए। अब जैसे अगर हम मान लें कि हम अगर मैक्सिमम डिपेंडेंसी के केस को कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप कंसीडर करें केस ऑफ मैक्सिमम डिपेंडेंसी, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एमएसक्यूज में आपको देख सकते हैं। मतलब एक मेन जो पोर्शन होगा वो पीडीएफ से कुछ फाइंड करना, वो एक पोर्शन होगा, और वहां पर कोरिलेशन के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा, कोवेरिएंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन हो सकता है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इनको देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें डिपेंडेंसी का केस, ठीक, तो नेक्स्ट हमने लिखा दैट इज कंसिडरिंग
द केस ऑफ मैक्सिमम डिपेंडेंसी, और इसी को आप क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम कोरिलेशन का केस अगर आप देख रहे हैं तो उस केस में अगर हमने केस 1 ले लिया दैट इज x इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू y, और केस 2 अगर हमने ले लिया दैट इज x इक्वल्स टू माइनस ऑफ y। और ये जो हम केसेस ले रहे हैं, अगर यहां पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम मान लें कि बोथ जो μx एंड μy हैं दोनों मीन्स अगर जीरो है, μx इक्वल्स टू μy इक्वल्स टू जीरो है अगर, ठीक है, तो उस केस में अगर हम यहां पर डिफाइन करते सिग्मा एक्स वाई तो क्या वैल्यू होती, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई, एक्स माइनस μx, μx जीरो है तो x, y माइनस μy, μy जीरो है तो y। तो अगर ये एक्सपेक्टेशन हम देखते तो इसकी वैल्यू को हम और क्या लिख सकते थे, या तो हम लिखते x इक्वल्स टू वाई है तो y की जगह x पुट कर लिया तो क्या वैल्यू आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर x की जगह y पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे मिलती है आपको, मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल्स टू जो उसका वेरिएंस है, आप ये जानते हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस इज इक्वल्स टू आपकी जो मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस जो भी मीन है उसका स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स स्क्वायर होगी। अगर म्यू एक्स स्क्वायर जीरो है, आपने अगर पहले डिफाइन कर दिया तो उस केस में ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। मतलब इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, वाई का भी मीन जीरो है तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको सिग्मा वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस केस में आप अगर देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, क्योंकि x और y सेम है तो सिग्मा x भी सिग्मा y के बराबर होगा, और इसलिए सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर लिखें, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहां देखें तो इस केस में जब आप डिफाइन करते हैं सिग्मा एक्स वाई तो वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस एम एक्स, ये आपने लिखा, इंटू ये वैल्यू क्या होती है हमारी y माइनस एम वाई, माइनस साइन के साथ है तो ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे, आप पहले तो इसको आपने लिखा एक्स वाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसका, x माइनस एम एक्स, वाई माइनस एम वाई का, तो ये x एम एक्स और एम वाई अगर जीरो पुट किया आपने, म्यू एक्स और म्यू वाई, तो ये वैल्यू आ गई एक्स वाई। अब इस एक्स वाई को आप और क्या लिख सकते थे, या तो आप इसको लिखते एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू माइनस एक्स, तो क्या हो जाता है एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर होता, या फिर इसको आप और क्या लिख सकते थे, अगर यहां पर x की जगह माइनस वाई पुट कर लिया तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस वाई स्क्वायर बन जाता, तो इस वैल्यू को आप माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते थे। अब अगर x हमारा माइनस वाई के बराबर है तो अगर x का वेरिएंस हम कहें सिग्मा एक्स स्क्वायर है तो y का वेरिएंस क्या होगा, माइनस ऑफ सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर होगा। ये चीज तो आपको क्लियर हो रही है। तो अगर आप चाहें तो ये जो वैल्यू हमारी दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं ये एक्सपेक्टेशन में माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब क्या लिख सकते थे इसको आप, या तो लिखते आप माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते थे माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते थे माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये इसी रिलेशन से आप ये तीनों चीजें लिख सकते थे। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जब मैक्सिमम कोरिलेशन का केस आएगा, मतलब जब वैल्यू x इक्वल्स टू डायरेक्टली y हो या x इक्वल्स टू माइनस वाई हो, तो उस केस में जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बराबर आएगा। मतलब यहां से भी आप अगर देखें तो वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड वाइज, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप इन दोनों केसेस को देखकर आपने देख लिया कि मैक्सिमम डिपेंडेंसी के केस में हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो अब यहां पर अगर आप डिफाइन करें दैट इज, अगर आप डिफाइन करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट देखने के लिए जैसे अभी हमने x, y, w और z चार रैंडम वेरिएबल्स लिए, x टेम्परेचर था, y क्या था सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, z आपने लिया सेल ऑफ स्वेटर्स, और क्या लिया आपने w जो बर्थ रेट है या जो उस दिन में टोटल नंबर ऑफ बर्थ है। तो अगर आपसे बोला जाए कि z और w के बीच का कोरिलेशन बताइए और x और y की वैल्यूज अगर गिवन है तो उसे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हमें एक्सपेक्टेशन डिफाइन करना होता है x माइनस म्यू एक्स और y माइनस म्यू वाई का, तो पहले हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप या तो ऐसे समझें कि जब कोरिलेशन होगा, जब आप कोवेरियंस ये फॉर्म कर रहे हैं तो कोवेरियंस की मैक्सिमम जो वैल्यू है
वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बराबर होगी। तो जब नॉर्मलाइज्ड केस में आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप एप्सिलॉन की वैल्यू देखते हैं, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मतलब एप्सिलॉन आर जब आप देखते हैं तो वैल्यू क्या लिखते हैं आप, जैसे आपने लिखा अगर एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहां से एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन अपॉन, मतलब अगर आप देखें तो क्या लिखते हैं आप, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे आपने देखा कि जो आपकी परमिटिविटी है, अगर वो फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए अगर आप ये वैल्यू ले ले 1, तो उसके रिस्पेक्ट में जैसे आप डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो इसके रिस्पेक्ट में जब आप देखते हैं वैल्यू, तो आपने नाम दिया उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को आप नॉर्मली अगर रो एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन अगर आप देख रहे हैं, तो रो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, दैट इज आप लिखें डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मतलब कोवेरियंस की वैल्यू क्या है, दैट इज या तो आप लिखें एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाइड विथ y माइनस म्यू वाई, या फिर इसको हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या लिखा था, सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये वैल्यू आपको देगी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू। अब ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपने लिखा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के ही बराबर आएगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी हो सकती है। तो इसलिए जो इस रो की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये रो जिस रेंज में होगा वो रेंज क्या है, यहां से आप लिख सकते हैं कि ये जो रो एक्स वाई अगर आप लिख रहे हैं तो ये हमेशा वेरी कर सकता है फ्रॉम -1 टू +1। आपने देखा -1 कब होगा, -1 तब होगा जब y हमारा मैक्सिमम डिपेंडेंसी कैसी हो, y इक्वल्स टू -x कहें या x इक्वल्स टू -y अगर कहें तो ये वैल्यू होगी। अगर हम ये केस देख रहे हैं, मतलब ये कौन सा केस है, x इक्वल्स टू y का केस है। और इन दोनों के बीच में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और अगर हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों केस भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा और इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट आएगा वो 0 और इसके बीच में आएगा, मतलब -1 से 1 के बीच में आएगा, या आप कहें मैग्नीट्यूड उसका 0 और 1 के बीच में होगी वो वैल्यू। तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड होंगे, करेक्ट है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप ये जो वैल्यू लिख रहे हैं, जो आपने कोरिलेशन अभी कोवेरियंस के लिए वैल्यू लिखी थी, ये रो एक्स वाई कब आएगा, हमारी वैल्यू कैसी होगी, इसके 0 होने की कंडीशन। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोरिलेटेड नहीं है, तो जब रो एक्स वाई की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये चीजें कोरिलेटेड नहीं है, तो ये चीज 0 कब होगी, ये प्रोडक्ट तो 0 नहीं है, मतलब अगर जब ये कोवेरियंस 0 हो जाए, तो कोवेरियंस की जो डेफिनेशन आपने लिखी है अभी, वो सिग्मा एक्स वाई, या तो आपने ऐसा लिखा है कि इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाइड विथ y माइनस म्यू वाई, ये लिखा आपने, या फिर आपने लिखा किसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई, ये भी हम लिख सकते हैं, ये लिख लिया आपने। तो अब ये वैल्यू अगर हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट के केस में ही 0 है, इंडिपेंडेंट के केस में तो आपको पता है कि डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स y की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y होती है, लेकिन ये सिर्फ इंडिपेंडेंट के केस में ही ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि x और y इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं, तो भी इस फंक्शन की वैल्यू म्यू एक्स म्यू वाई के बराबर आ रही है, क्योंकि ये चीज तो अपने आप पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो कांस्टेंट दे रहा है वो किसी और की वैल्यू नहीं हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर x और y इंडिपेंडेंट नहीं है, तो भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, म्यू एक्स म्यू वाई के बराबर, जो कांस्टेंट म्यू एक्स म्यू वाई है उसी कांस्टेंट के बराबर इस एक्सपेक्टेशन फंक्शन की भी वैल्यू आ जाए। तो उस केस में हमारा कोवेरियंस क्या हो जाएगा, 0, और अगर कोवेरियंस 0 हो गया तो आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सिग्नल्स इंडिपेंडेंट, अगर रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, तो डेफिनेटली उनके बीच का जो कोरिलेशन होगा वो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, कोवेरियंस 0 मिलेगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी 0 मिलेगा। लेकिन अगर ये अनकोरिलेटेड है, मतलब अगर कोरिलेशन 0 है, तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो सकता है ये इंडिपेंडेंट नहीं भी हो। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर गॉसियन है, मतलब जैसे आपने अभी जो गॉसियन डेंसिटी देखी थी, ज्वाइंट डेंसिटीज, तो अगर दो रैंडम वेरिएबल्स अगर आपके गॉसियन नेचर के हैं और अगर उनका आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 मिल रहा है, तो उस केस में आप उसको कोरिलेशन और इंडिपेंडेंसी दोनों को सेम लेकर चल सकते हैं। मतलब अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 मिल गया तो आप कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट रहे होंगे। अगर इंडिपेंडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डेफिनेटली कह ही सकते हैं कि आपके जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो कैसे होंगे, अनकोरिलेटेड होंगे। तो गॉसियन के केस में दोनों में से मीनिंग को आप सेम समझ सकते हैं, बट अदर देन गॉसियन आपको ये नहीं कह सकते आप कि अगर वेरिएबल जो कोवेरियंस है अगर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो
इंडिपेंडेंट ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल है z जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी एक रेंज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है z, और उस z के टर्म्स में हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड हैं x एंड y। अगर हमने ऐसा ले लिया कि हमने मान लिया कि हमारे पास z एक रैंडम वेरिएबल, लेट्स से वी हैव अ रैंडम वेरिएबल z व्हिच लाइज इन बिटवीन, इट इज, हमने लिख दिया अगर कि अगर हमारा ये कैसा है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है इन द रेंज -1 to 1। अगर हम z की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, हमने कहा कि ये z हमारा कोई रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम इसके लिए डिफाइन करें, एक दूसरा रैंडम वेरिएबल x हमने डिफाइन किया जिसकी वैल्यू z के बराबर है, और दूसरा एक रैंडम वेरिएबल y हमने डिफाइन किया जिसकी वैल्यू z² के बराबर है। ये सभी चीजें हम बार बार बात कर रहे हैं कि अभी ये सभी चीजें हमें देखनी है कि कैसे हम फंक्शंस के फॉर्म में डील करेंगे जब एक रैंडम वेरिएबल किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल का फंक्शन हो। ठीक है, अभी हमारा जो कंसर्न है कि अगर हम यहां से देख रहे हैं x की वैल्यू भी z के टर्म्स में लिखी हुई है, y की वैल्यू भी z के टर्म्स में लिखी हुई है, मतलब डेफिनेटली ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हम कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब अगर हम इसके लिए कोवेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं तो कोवेरिएंस की वैल्यू क्या होती है? अगर आप सबसे पहले देख लें कि यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका -1 से 1 के बीच में, मतलब अगर आप इसके लिए पीडीएफ ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू z, अगर आप ये fz ऑफ z देखें तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। -1 से 1 के बीच में एरिया 1 होना चाहिए, तो डेफिनेटली वैल्यू क्या होगी? 1/b माइनस है, आपने देखा था इस बीच में वैल्यू होती है, तो 1/1 बाई, मतलब 1 माइनस ऑफ -1, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो अगर आप इस रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आप देखें कि x और y के बीच में अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या कोरिलेशन है, तो अगर कोवेरिएंस आप डिफाइन करें ऑफ x एंड y, मतलब क्या वैल्यू है ये? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू x इंटू y माइनस म्यू y। ठीक है ये। तो सबसे पहले अगर हम मीन की बात करें तो अगर आप यहां पर देखेंगे एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ z, क्योंकि z के टर्म्स में ही x और y डिफाइंड है, तो अगर आप पहले देख लें कि z का मीन कितना है, उसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करें तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ z मीन वैल्यू, तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन की वैल्यू क्या आती है? b + a/2 आती है। तो यहां से आपको दिख जाएगा कि मीन की वैल्यू कितनी है? 0 है। अदरवाइज आप अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं आप? ये जहां से जहां के बीच में गिवन है आपको -1 से 1 के बीच में, वैसे तो जनरल लिमिट से -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन आपका सिर्फ इसी बीच में पीडीएफ अगर है तो हमने ये लिमिट ले ली। उस बीच में आप क्या लिखते हैं? z इंटू fz ऑफ z। तो fz ऑफ z तो आपका कांस्टेंट है 1/2, उसको बाहर ले लिया। सिंपली आप अगर z dz को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? z² 2 मिलेगी। तो उस 2 को बाहर कर ले तो 1/2 इंटू 2, और z² में अगर आप लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम -1 to 1 तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई। मतलब z का मीन कितना है? 0 है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिखेंगे तो क्योंकि x और z सेम है, आपको गिवन है कि x इज डायरेक्टली इक्वल्स टू z, तो x और z अगर सेम है तो z का मीन अगर 0 है तो x का मीन भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब अगर ऐसे ही आप देखें एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ y, तो y का क्या मतलब है? y रैंडम वेरिएबल किसके बराबर है? z² के बराबर है। आपको गिवन है y = z², तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z² की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी z², इसकी जो वैल्यूज हो सकती है स्मॉल z² इंटू fz ऑफ z। fz ऑफ z फिर से हमारा कांस्टेंट है 1/2, लेकिन कहां से कहां के बीच में? सिर्फ -1 से 1 के बीच में इंटू dz। तो अगर आपने इसका इंटीग्रेशन देखा, z² का इंटीग्रेशन z³/3, मतलब हम 1/2 इंटू 3 उसको हम बाहर कर लेते हैं, और यहाँ z³ में हम लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम -1 to 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस, जब -1 पुट करेंगे तो -1, 1 माइनस ऑफ -1 मतलब ये वैल्यू है 2, तो 2 और 2 कैंसल्ड, और ये वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 1/3 मिल गई। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें कि जो आपको कोवेरिएंस फाइंड करना था, तो इस कोवेरिएंट के टर्म्स में अगर आप यहां पर देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है? z के बराबर। तो हमने लिखा z माइनस म्यू x किसके बराबर है? अभी आपने फाइंड किया कि z का मीन और x का मीन सेम है और दोनों की मीन की वैल्यू कितनी है? 0। तो हमने लिखा z माइनस 0 y किसके बराबर है? y है हमारा z² के बराबर। तो हमने लिखा z² माइनस y का मीन, ये अभी हमने फाइंड किया, ये वैल्यू कितनी है? 1/3।
तो हमें ये एक्सपेक्टेशन फंक्शन देखना है। तो एक्सपेक्टेशन में फाइनल एक्सप्रेशन लिखने से पहले आप जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इस एक्सपेक्टेशन के अंदर के फंक्शन को आप पहले उतना सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया, पहले ये वैल्यूज हमने लिख ली, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब अगर यहां से आप देखें तो इसको आप और क्या लिख सकते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ z इंटू जेड स्क्वायर दैट इज व्हाट जेड क्यूब माइनस z इंटू 1/3 दैट इज z/3। तो z क्यूब का मीन और माइनस z/3 का मीन। तो अगर आप यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्यूब माइनस z/3, अब अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये वैल्यू आपको कैसी दिख रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्यूब माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z/3। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ z/3 को आप, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर भी लिख कर ऐसे लिख सकते थे 1/3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ z, ये कैपिटल Z है, यहां भी ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ z, ये ऐसी वैल्यू आ गई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z तो आपको पता है इट इज 0। अगर हम इसकी वैल्यू देख लें, एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्यूब, जैसे आपने ये एक्सपेक्टेशन ऑफ z फाइंड किया या आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर फाइंड किया, ऐसे ही अगर आप यहां पर फाइंड करते एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्यूब, तो एक्सपेक्टेशन z क्यूब की वैल्यू 1/2 PDF कांस्टेंट वैल्यू इन बिटवीन -1 and 1, और आप z क्यूब इंटू fz ऑफ z की वैल्यू आप बाहर ले चुके हैं इंटू dz करते, तो ये वैल्यू जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/2 इंटू 4, और यहां पर आप ले रहे हैं z4 का पावर, मतलब z4 और उसमें लिमिट्स पुट करनी है आपको -1 से 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो भी 1, माइनस जब माइनस पुट करेंगे तो भी 1, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहां से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, इस कोवेरियंस की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 0 - 0 दैट इज 0। ये तो हमें पता था, ये मीन तो 0 ही है, हमने इसको भी फाइंड किया, ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अगर ये कोवेरियंस 0 आ गया, मतलब अगर यहां से आप डिफाइन करते that is rho xy, that is correlation coefficient, then it is sigma xy upon sigma x into sigma y। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एक्स वाई की जो आपने वैल्यू फाइंड की, क्योंकि वो वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय आप कुछ भी लिखें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। तो ये जो केस हम देख रहे हैं, इस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आया, मतलब कोरिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप रैंडम वेरिएबल्स को देखें एक्स और वाई को, तो ये दोनों डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का भी क्या आ सकता है, 0, कोवेरिएंस 0 आ सकता है, इसलिए कोरिलेशन की वैल्यू भी 0 आ सकती है। तो ये आपको दिख रहा है कि इट इज अनकोरिलेटेड बट x and y आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तब तो डेफिनेटली अनकोरिलेटेड होंगे, इंडिपेंडेंट अगर अनकोरिलेटेड है डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन अगर आपके इंडिपेंडेंट हैं डेफिनेटली अनकोरिलेटेड होंगे, लेकिन अनकोरिलेटेड हैं तो हो सकता है कि हमारे वो डिपेंडेंट भी हो, उस केस में भी हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो ये चीज हमने देख ली। अब जैसे यहां से कोवेरिएंस का मतलब आप ये समझिए कि जैसे हमने ये जो वैल्यू ली, जब हमने देखा कि हम अगर कहें कि इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में हमने देखा था कि x माइनस, ये जो आप लिखते हैं फंक्शन x माइनस म्यू एक्स और y माइनस म्यू वाई, तो हमने देखा था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो इसकी जो एक वैल्यू आएगी उसके साथ इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू और उतनी ही नेगेटिव वैल्यू, दोनों के साथ ये वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए एवरेज वैल्यू क्या मिली आपको, 0 मिली। अब अगर हम कहें कि हमने x और y को कंडीशनड कर दिया, मतलब पहले तो इंडिपेंडेंट थे x y, तो ये वैल्यू हमारी क्या आई, इसका मीन क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन ये वैल्यू 0 आ गई। अब अगर आप ये कहें कि y कंडीशनड है x पर, लेकिन किस तरह से कंडीशनड है कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं कि अगर x माइनस म्यू एक्स की जो वैल्यू होगी साइन, जैसा इसका साइन आएगा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वैसा ही साइन y माइनस म्यू वाई का भी आएगा। मतलब आप ये कहें कि टेम्परेचर अगर म्यू एक्स से ज्यादा है, तो ये चीज अगर आपकी पॉजिटिव है तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी अपनी एवरेज वैल्यू से ज्यादा आएगी। मतलब अगर ये चीज पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो अगर ये दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं तो उस केस में आपको ये जो कोरिलेशन मिला, तो आप 3 कंडीशंस लिख लीजिए और फाइनली फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे यहां पर। तो ये आप चीजें लिख सकते हैं इनके केस में कि जैसे आपने पहली इंडिपेंडेंट की केस की बात की, फिर आपने डिपेंडेंसी में 2 केसेस देखे, एक हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, मतलब एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो। तो आपने अगर कंडीशन लिखी कि इफ, फर्स्ट आपने लिखा इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो उस केस में हमने ये देखा कि जो x माइनस म्यू एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ये कोई भी जो वैल्यू है इसके साथ हमारा क्या आ सकता है, y माइनस म्यू आई, ये वैल्यू
पॉजिटिव भी आ सकती है कुछ, और उतनी ही ये y माइनस म्यू वाई की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव भी आएगी। इसी एक पर्टिकुलर, ये जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू कोई आ गई उसके साथ हमारी इसकी एक उतनी ही एक कोई पॉजिटिव वैल्यू और उतनी ही नेगेटिव वैल्यू के साथ, इन दोनों के साथ हमारा ये टर्म आ सकता है। इसलिए जो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका फाइनल एडिशन जब आप देखेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। तो इस केस में हमने लिखा कि म्यू एक्स सिग्मा एक्स वाई दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई, उस केस में ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। अगर हम ले सेकंड केस कि y आउटकम की हम बात कर रहे हैं, जो रैंडम वेरिएबल y है उसकी जो वैल्यूज आ रही है, मतलब जो आउटकम्स हमें मिल रहे हैं, जो आपने नंबर्स असाइन किए हैं उस y को, अगर y हमारा इज कंडीशनड ऑन आउटकम x in such a manner which enhances the probability of the sign of x minus mu x and y minus mu y are same। अगर हमने x और y के बीच एक हमने माना कि डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी हमने कैसी मानी? जिससे कि x माइनस म्यू एक्स का जो साइन आएगा और y माइनस म्यू एक्स का जो साइन आएगा, अगर ये दोनों साइन सेम है, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो उस केस में जो सिग्मा एक्स वाई, मतलब ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स इंटू एक्स वाई माइनस म्यू वाई, उस केस में ये जो एक्सपेक्टेशन फंक्शन आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। और थर्ड केस अगर आप यहीं पर लिखें कि अगर आपने थर्ड केस में लिखा कि x और y डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी y की कैसी है? x पर, जिससे कि जो y माइनस म्यू वाई का साइन है और जो x माइनस म्यू एक्स का साइन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो अगर हम थर्ड केस लिखें कि y आउटकम y इज कंडीशनड on outcome x such that the probability of y minus mu y and probability of y minus mu y and x minus mu x being of opposite sign is high। अगर हमारे पास ऐसी प्रोबेबिलिटी है, हमारी हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? अगर डिपेंडेंसी ऐसी हो कि प्रोबेबिलिटी ये कहती है, जैसे हमने ये केस लिया कि अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वेटर्स की सेल डिक्रीज होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए आप कभी कभी ऐसा भी शो करते हैं, ऐसा भी शो करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्वेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो सकता है ठंड का सीजन नहीं हो, लेकिन आपको कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे ही गरीबों में, तो आपने वहां पर वो चीज एक होलसेल में उस दिन खरीद लिया। तो वैसी कुछ कंडीशन भी आ सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वेटर की सेल डिक्रीज होगी। तो आपने उस केस में लिखा कि अगर y और x एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, कैसी डिपेंडेंसी है? अगर y की डिपेंडेंसी ऐसी x पर कि y माइनस म्यू वाई और x माइनस म्यू एक्स का साइन क्या हो? अपोजिट अगर हो, तो उस केस में जो एक्सपेक्टेशन आप फाइंड करेंगे, देन ये जो एक्सपेक्टेशन जिसको आपने कोवेरिएंस कहा सिग्मा एक्स वाई, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स एंड y माइनस म्यू वाई, ये वैल्यू हमारी क्या होगी? इस केस में लेस देन 0 होगी। तो इसलिए आपने 3 केसेस लिखे, ये आपने 3 केसेस लिखे, और आपने फिर इसके बाद 2 केस लिया कि जब मैक्सिमम डिपेंडेंसी हो, मतलब y की वैल्यू एग्जैक्टली x के बराबर हो या y की वैल्यू माइनस x के बराबर हो। आपने ये 2 केसेस लिखे, वहां पर एक केस में सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई? +1। ये वैल्यू जब आपके दोनों में सेम इंक्रीमेंट था, अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है दूसरी भी इंक्रीज होती है। और अगर दूसरे केस में क्या देखा आपने? y इक्वल्स टू माइनस एक्स अगर है, मतलब एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? उतनी ही डिक्रीज होगी। तो उस केस में आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। तो इसलिए हमने लिखा है साइन अगर अपोजिट है इन दोनों का, तो उस केस में ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। अगर इन दोनों का साइन हमारा क्या हो, अगर इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों का जो ओवरऑल प्रोडक्ट आएगा, सभी इन मल्टीप्लीकेशंस का सम आएगा, वो 0 होगा। और आपने थर्ड केस लिखा, तो इसलिए आपने लिखा कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा रो एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारी कहां से कहां के बीच में होगी? -1 से +1 के बीच में होगी। तो ये कोरिलेशंस पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो यहां से
ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप देख लीजिए। अब ये नेक्स्ट लेक्चर हम जो शुरू करेंगे अभी, उसमें अब हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, मतलब मैपिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। जो भी आपके पास रिलेशन गिवन हो उसको देख करके मैप करना, एक का सीडीएफ गिवन है दूसरे का सीडीएफ या पीडीएफ प्लॉट करना, प्रोबेबिलिटीज देखना, ये सभी चीजें अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आप जो न्यूमेरिकल का लेक्चर है आप वो कैसा चाहते हैं, लाइव लेक्चर चाहते हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं उसको डिस्कस करना चाहते हैं, वो सभी चीजें आप थोड़ा कमेंट में अगर करेंगे तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी, आप भी थोड़ा कनेक्टेड रह पाएंगे। तो बहुत ज्यादा उलझना नहीं है चीजों में। यहाँ जैसे मैं बताता हूँ तो आपको जो चीजें बॉक्स में लिखवा रहा हूँ आप उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, फिर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें हम समराइज करेंगे। जैसे हमारा रैंडम वेरिएबल जब कंप्लीट होगा तो एक हम रिवीजन क्लास में वो सभी चीजें हम समराइज करेंगे कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा मिक्स ना हो जाए चीजें, कि आपको ये नहीं लगे कि हमने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, आपने बहुत कम पढ़ा है लेकिन उसको थोड़ा अपने लेंदी बनाकर पढ़ा है, थोड़ा हम समझ सकें इस फॉर्म में हमने पढ़ा है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।